हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करेंगे। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें लोग देखेंगे औद्योगिक संबंध के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। आज की हमारी ये क्लास रहेगी। देखिए साथियों, इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, हमने लेखांकन के आपके 100 एमसीक्यूज देख लिए थे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या जो है औद्योगिक संबंध को देखेंगे। ये जो आपकी क्लास रहने वाली है ये आपकी लगभग 10 पार्ट या उससे कम पार्ट में आपकी आएगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग लगभग 200 एमसीक्यूज आपके देखने वाले हैं आपके औद्योगिक संबंध के, जो आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसकी क्लास के चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे हमारे ऐप के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में। साथियों देखिए, हमारे ऐप का नाम भी एग्जाम वेब है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे हमारे कोर्स के बारे में, जो आपको मिल रहा है मात्र 449 रुपए में। ठीक है, कितने? 449 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो जो भी साथी यूपीएससी ईपीओ की तैयारी कर रहे हैं और किस माध्यम में, तो हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए साथियों, इस बैच की बात करें तो देखिए आपको इतना तो पता है कि अब आपका जो समय है काफी ज्यादा कम बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और ऐसे हमें नोट्स पढ़ने हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो और ज्यादा लेंदी भी ना हो। तो यदि आप ऐसे नोट्स की तैयारी देख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि हमें ऐसे नोट्स मिल जाए, तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे हो FEST100, क्या? FEST100, तो यही कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। कितने में? 349 रुपए में एक कोर्स आपको मिल जाएगा, 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। इस कोर्स की बात करें तो हम आपको हिंदी माध्यम में सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे, जैसे आपका लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया और सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, ये सब आपको हम हिंदी माध्यम में कवर कराएंगे। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, आपको वीडियो लेक्चर भी उसी में इंक्लूड है। वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स, ये सब आपको मिलने वाले हैं मात्र 349 रुपए में। तो देर मत करिए, कोर्स को परचेज करिए और जो आपकी तैयारी है उसको एक नया उड़ान दीजिए। ठीक है, इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा ऐप एग्जाम वेब अवश्य डाउनलोड कर लें। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं औद्योगिक संबंध और उसके एमसीक्यूज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि औद्योगिक संबंध, इसके बारे में बात करता है कि इसकी बदलती हुई अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बात ये, पहला कथन क्या कह रहा है? स्टेज वन की बात करता है। स्टेज वन क्या कहता है कि मुख्य रूप से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अप्रत्यक्ष संबंधों पर केंद्रित था ये स्टेज वन। तो ये आपका बिल्कुल ही सरासर गलत हो जाएगा। सरासर ये आपका गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि जो आपका स्टेज वन है वो आपके नियोक्ता और कर्मचारी के किस कैसे संबंध की बात करता है, तो ये आपके अप्रत्यक्ष संबंध की बात नहीं करता है। कैसे? प्रत्यक्ष संबंध की बात करता है। कैसे? प्रत्यक्ष संबंध की बात करता है। और जो आपका स्टेज सेकंड है, कौन सा? स्टेज द्वितीय जो आपका है वो आपके नियोक्ता और कर्मचारी के अप्रत्यक्ष संबंध की बात करता है। इसलिए हमारा कौन सही आंसर होगा? ये जो आपका सही होगा वो हमारा एक सही नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, कथन दूसरा। स्टेज थर्ड जो आपका है विभिन्न निकायों जैसे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों को शामिल करता है, जो कि औद्योगिक लोकतंत्र की ओर संकेत करता है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। कैसा है? बिल्कुल आपका ठीक है। ऑप्शन अगला देखिए, कथन हमारा अगला कह रहा है एच ए क्लैक, कौन है? एच ए क्लैक के अनुसार औद्योगिक संबंध में राज्य संस्था का अध्ययन शामिल नहीं है। इसका अध्ययन शामिल नहीं है, राज्य का अध्ययन शामिल नहीं है। तो एच ए क्लैक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इनका नाम है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड नेशनलाइजेशन। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये कहा है कि जो औद्योगिक संबंध है वो किन के बीच होता है। तो आपका जो होगा इनमें जो मुख्य घटक होंगे, तो पहला तो होगा श्रमिक, कौन सा होगा?
श्रमिक हो जाएगा। दूसरा कौन होगा? तो दूसरा नियोक्ता होगा। तीसरा कौन होगी? तीसरा संस्था होगी। और चौथा घटक होगा वो आपका राज्य होगा। ठीक है, इन चारों से मिलकर क्या बनेगा? आपका औद्योगिक संबंध आपका बनेगा। संस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी। तो जो राज्य है इसका अध्ययन बिल्कुल शामिल है, अध्ययन शामिल है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बचेगा? केवल तो इसका सही आंसर बचेगा, यानी हमारा ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत श्रम कल्याण के कार्यात्मक सिद्धांत को सबसे अच्छे से दर्शाता है? फंक्शनल थ्योरी की बात की जा रही है। साथियों, जो अभी क्लास चल रही है वर्तमान में, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम पे एग्जाम वेब सर्च करते हो तो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात की जा रही है कार्यात्मक सिद्धांत की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं। नियोक्ता और समाज की जिम्मेदारी के कारण कल्याण कार्य है करते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक बात की जाए, सामाजिक जिम्मेदारी की बात की जाए, नहीं नहीं, यहाँ पे कौन सा कार्य होगा? यहाँ पे सामाजिक सिद्धांत यहाँ पे होगा श्रम कानून का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? कार्यात्मक सिद्धांत चाहिए, यानी फंक्शनल चाहिए, यानी हमें कार्य चाहिए यहाँ पे। तो कल्याणकारी सुविधाएं जो है प्रदान करने से श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? श्रमिकों की दक्षता बढ़ रही है और उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। यहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, कार्य अच्छे से करवाया जा रहा है श्रमिकों से। तो सही आंसर क्या होगा? ये आपका, यही आपका कल्याण थ्योरी बनती है, सॉरी फंक्शनल थ्योरी आपकी बनती है। ठीक है, जब हमारा बी मिल गया तो हमारा सी और डी अपने आप ही गलत हो जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे कल्याणकारी सुविधाओं की बात की जा रही है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि कल्याणकारी सुविधा यानी कल्याण थ्योरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जो आपका है, ठीक है, कल्याण सिद्धांत यहाँ पे होगा। इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। नियोक्ता शोषण कर सकता है, यहाँ पे पुलिसिंग थ्योरी हो जाएगी, इसलिए अभी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या बचेगा? केवल 20 का सही आंसर बचेगा, डी। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दो देख रहे हैं। क्रिकाल्डी की बात चलिए। क्रिकाल्डी के अनुसार औद्योगिक संबंध किस संबंध को संदर्भित करता है? देखिए क्रिकाल्डी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, क्या नाम है? स्पिरिट ऑफ, क्या है? स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्या है? स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इन्होंने पुस्तक में बताया है कि जो श्रमिक है और जो नियोक्ता है इनके बीच संबंध होगा वो आपका क्या होगा? औद्योगिक संबंध होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल प्रबंधन और सरकार के बीच होगा। यहाँ पे केवल प्रबंधन की बात की जा रही है और सरकार की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात नहीं की जा रही? श्रमिक की बात नहीं की जा रही है। श्रमिक की यदि बात नहीं होगी तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर देखिए, उद्योग के भीतर श्रम और प्रबंधन के बीच विकसित होने वाला संबंध है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा? आपका जो लेबर होगा और जो आपका मैनेजमेंट होगा, इनके बीच जो संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वही आपका औद्योगिक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका औद्योगिक संबंध कहलाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20 का सही राइट आंसर होगा। इसके अलावा यदि आप अगला देखते हो तो औद्योगिक वातावरण में नियोक्ता, कर्मचारी और न्यायपालिका के बीच त्रिपक्षीय संबंध होता है। न्यायपालिका आपका नहीं होगा, सरकार यहाँ पे होगा, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए सामूहिक समझौते की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें संबंध की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो गई है? यहाँ पे विवाद हो गए हैं, तो विवाद की बात भी यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए डी इसका आंसर नहीं होगा। केवल सही आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उसके प्रावधान समाहित हो गए? यानी समाहित हो गए यानी क्या हो गए? मिल गए, जुड़ गए, ये सब आपका होगा। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला कथन देख रहे हैं, क्या होगा आपका? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम था, ये आपके औद्योगिक संबंध संहिता में बिल्कुल जुड़ा था, तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। दूसरा क्या है? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ये भी आपका जुड़ा था। औद्योगिक नियोजन यानी स्थायी आदेश अधिनियम 1946, ये भी आपका जुड़ा है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आपका 2019 में, कब? 2019 में एक संहिता आई थी जिसका नाम था मजदूरी संहिता। क्या नाम था? मजदूरी संहिता। मजदूरी संहिता, ठीक है। तो जो मजदूरी संहिता थी
उसमें जो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये आपका शामिल कर लिया गया था। इसलिए ये आपका 4 जो ऑप्शन है वो आपका गलत होगा, क्योंकि ये आपका जो अधिनियम है वो आपका मजदूरी संहिता में दिया गया है, ना कि औद्योगिक संबंध संहिता में दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तो 1, 2, 3 ये आपके तीनों ही ठीक हो जाएंगे, यानी क्या होगा हमारा 20 का सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा साथियों? हमारा आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित श्रम व्यवहार की रोकथाम के लिए, किसका? अनुसूचित श्रम व्यवहार, इसकी रोकथाम के लिए किस अधिनियम में अनुसूची 5 यानी शेड्यूल 5 को जोड़ा गया है? चलिए देखते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 बिल्कुल नहीं आपका। औद्योगिक विवाद विशेष उपबंध अधिनियम 19 कौन सा है? 2010, ये भी नहीं आपका होगा। कौन सा है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, यही आपका ठीक हुआ। इसमें क्या है? इसी में आपकी शेड्यूल 5 जोड़ी गई थी। कौन सी? शेड्यूल 5 आपकी जोड़ी गई थी। देखिए इसमें क्या था, जो आपकी शेड्यूल 5 जोड़ी गई थी उसमें ये बताया गया था जो भी श्रमिकों के बीच क्या होता है, श्रमिकों पे यदि नियोक्ता अत्याचार करते हैं या फिर जो कर्मचारी हैं, जो उनके बड़े कर्मचारी हैं, श्रमिकों पर अत्याचार करते हैं, तो ये कैसा कृत्य होगा? ये एक कानूनी अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, चाहे वो जेल जाए या जुर्माना दे उस कर्मचारी को। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी का सही आंसर होगा। जो आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम है इसमें आपकी शेड्यूल 5 को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामूहिक सौदेबाजी के संबंध में किस प्रमुख भारतीय नेता ने इसे विवाद सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका माना है? सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन देख रहे हैं। बीवी गिरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चारों में सही ऑप्शन आपका क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, एक बात आपको याद रखनी है। यदि आपसे इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की जाए, किसकी? इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की जाए और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इनमें से देखिए जैसे आप देखोगे तो जो बीवी गिरी है, जो बीवी गिरी है उनका नाम सबसे आपका ऊपर लेना है, क्योंकि इन्होंने इस संबंध में जो आपका औद्योगिक संबंध है इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। हालांकि जो आपके 3 और नेता हैं उन्होंने काम नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है, काम उन्होंने भी किया है। लेकिन यदि आप जैसे देखोगे कि स्वतंत्रता के नाम पे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसमें सबसे पहला नाम किसको लेते हैं हम लोग? गांधी जी का लेते हैं ना, अन्य का तो लेते नहीं है। ऐसा नहीं कि अन्य ने काम नहीं किया, लेकिन सबसे पहले नाम किसका लेंगे? तो हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं। उसी प्रकार से यदि इनमें बात आती है तो बीबी गिरी का हम नाम ले सकते हैं इन तीनों के मुकाबले में। जैसे आप लोग देखोगे जो आपके गांधी जी है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने जो आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो आपका दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसे आप संबंध समझ सकते हो कि जो आपका औद्योगिक संबंध है ये संबंधित तो है इससे, लेकिन यदि आप बीबी गिरी के लोगे तो इनमें से अगर सही आंसर सबसे सटीक देखोगे आप तो बीबी गिरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बीबी गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों ही आपके गलत होंगे। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक की श्रेणी में नहीं आता है? आर्थिक कारक आपको बताया गया, आर्थिक कारक पूछना है कौन सा इनमें से आर्थिक कारक है। ठीक है, आर्थिक कारक नहीं है। चलिए देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था का प्रकार जैसे पूंजीवाद और समाजवाद, यहाँ पे पहले ही आर्थिक व्यवस्था की बात कर दी गई तो ये भी आपका ऑप्शन तो ठीक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। श्रम की मांग और आपूर्ति, श्रम की मांग होगी और आपूर्ति होगी तो यहाँ पे भी पैसा आपका खर्च ही होगा। अगला देखते हैं। सरकारी स्थिरता और राजनीतिक विचारधारा, इस पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सरकारी स्थिरता और क्या है आपका? तो और आपको बताया गया राजनीतिक विचारधारा। यहाँ पर किसी बात की जा रही है? यहाँ पे सरकार की बात की जा रही है, सरकार की बात की जा रही है यानी पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। तो ये आपको क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमी की बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। तो यही आपको निकल के हमें आ जाता है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे जो आपका कारक होगा वो आपका कैसा होगा? तो वो आपका राजनीतिक कारक होगा। कैसा होगा? यहाँ पर आपका जो कारक है, कारक यदि हम लोग देखते हैं, कारक कौन सा होगा आपका? तो कारक होगा आपका राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक आपका होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी का सही आंसर हो जाएगा। सी का सही आंसर हो जाएगा और बाद बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। साथियों जब हमारी क्लास हुई थी, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी, क्लास आप देख लिया किसकी? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की हम सर ने कराई थी, मैराथन क्लास कराई थी। उसमें आपको जब क्लास शुरू हुई थी उसमें आपको औद्योगिक संबंध के बारे में बात की गई थी। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसको आंसर निकालने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी। फिलहाल इसका आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा,
लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात की जा रही है, उद्देश्य की बात की जा रही है औद्योगिक संबंध की। तो देखिए, औद्योगिक संबंध का सीधा सीधा उद्देश्य निकल के आता है, नियोक्ता के और जो श्रमिक हैं इनके बीच संबंध स्थापित हो, ऐसा संबंध स्थापित हो जो दोनों को आगे ले जाए और विवाद ना उत्पन्न हो। विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद उत्पन्न होने से पहले क्या है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि केवल प्रबंधन के हितों की रक्षा करना और उत्पादकता बढ़ाना। किसके? केवल प्रबंधन के हितों की बात की जा रही है और उसकी उत्पादकता की बात की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके क्या होगा, जब औद्योगिक संबंध आएगा तो आपका श्रमिक और प्रबंधन दोनों एक साथ आएंगे। यहाँ पर केवल प्रबंधन है इसलिए श्रमिक नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि केवल श्रमिक के हितों की रक्षा करना है और हड़ताल को बढ़ावा देना है। तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रबंधन के हितों को भी हमें देखना है। जो प्रबंधक है या नियोक्ता है, इसके भी हितों को हमें देखना है, इसके हितों को नजरअंदाज हमें नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप हड़ताल करते हो तो क्या होगा, प्रबंधन की जो प्रबंधक है, ठीक है, जो नियोक्ता है, उसका तो नुकसान होगा ही होगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि नियोजक और श्रमिकों के बीच सहयोग या मतभेद की स्थिति को जानना है, ठीक है, और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है। तो यही आपका हो जाएगा, क्या है, श्रमिक जो नियोजक है और श्रमिक है इनके बीच सहयोग स्थापित करना है, मतभेद की स्थिति को जानना है, यदि कोई मतभेद होता है उसकी स्थिति को जानना है, और संबंध कैसा हमें सौहार्दपूर्ण एकदम रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाद बाकी डी आपका गलत हो ही जाएगा। ठीक है, पुनः मैं बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में। जो भी साथी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। मात्र 349 रुपए में ये कोर्स मिलने वाला है। यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST100, क्या होगा आपका, FEST100 कूपन को इस्तेमाल करते हो तो आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को एक नया उड़ान देना चाहते हो, बूस्टर देना चाहते हो, तो आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हो। और पुनः यदि कोई क्वेरी करनी हो तो दिए गए नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हो, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के लागू होने से पहले, किसके, 1926 के लागू होने से पहले श्रमिक संगठनों को किस कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ता था? ऑप्शन देखते थे। ऑप्शन हमारा पहला क्या कह रहा है, उन्हें आपराधिक षड्यंत्र या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कहकर नियोक्ता उन पर मुकदमा कर देते थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, अनिवार्य रूप से सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, जो आसानी से नहीं मिलता था। तीसरा कह रहा है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों के संबंध में होने की अनुमति नहीं थी। और अगला ऑप्शन कह रहा है, उन्हें केवल एक ही उद्योग में ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति थी। तो देखिए यहाँ पे यदि आप बात करोगे, यदि आप देखोगे जो हमारी क्लास हुई है, जो आपकी मैराथन क्लास हुई है, इसके अलावा यदि आप बैच परचेस कर सकते हो, उसमें यदि आप क्लास दोगे तो इसका आंसर आप इजीली ढूंढ सकते हो। ऐसा आप देखोगे कि चारों ही ऑप्शन आपको ठीक नजर आएंगे, लेकिन यदि इनमें से भी आप आंसर चुनोगे तो बहुत ही ज्यादा कठिन रहने वाला है, यदि आपने पिछले से यानी पहले आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन आपने पढ़ के नहीं रखा है। हालांकि यहाँ पे भी हम लोग कवर कर ही रहे हैं। जब आपकी लास्ट क्लास होगी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए यहाँ पे यदि आप आंसर देखोगे तो इनमें से यदि सबसे सटीक बैठता है तो आपका होगा ए आंसर, को होगा आपका ए आंसर, इसका सबसे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, किसकी, श्रमिकों की सहभागिता यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, WPM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नीति के बारे में असत्य है? असत्य है ये बताना है, झूठ है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 43A के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, बिल्कुल बात ठीक है ये। अगला देखिए, इसे 1975 की 20 सूत्रीय योजना की जगह दी गई, इसमें जगह दी गई, बिल्कुल बात ठीक थी ये आपकी। इसका मुख्य उद्देश्य मालिक और कर्मचारी मिलकर निर्णय लें, जिससे सहयोग और उत्पादन बढ़े। तो ये भी आपका कैसा होगा, ये भी आपका ठीक आंसर होगा। तो बचता क्या है, बचता आपका केवल आपका डी ऑप्शन बचता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा, और यही फिर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही कथन आपका सत्य है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका हमें हमें आंसर हमारा मिल गया है। क्या आंसर हमारा है, डी हमारा आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है आंसर हमारा, कि
1991 की नवीन आर्थिक नीति यानी एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। इसमें जो आपका डब्ल्यूपीएम है यानी क्या है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की पहल में काफी वृद्धि हुई थी। बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है और नियोजक ने इसे पूरी तरह से स्वीकार किया था। इसकी तो वृद्धि हुई है लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। डी आंसर क्या होगा हमारा, डी हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा सत्य है। चलिए ऑप्शन अगला देख सॉरी क्वेश्चन अगला देख रहे हैं। क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, किसके स्वतंत्रता के बाद यानी कब, 1947 के बाद भारत में औद्योगिक संबंधों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संगठन का उल्लेख प्रमुख श्रमिक संगठनों के रूप में नहीं किया गया है, किसमें नहीं किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगला कह रहा है नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कह रहा है कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और चौथा कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इनमें से भी आप देखोगे तो जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है 1920 को। कब हो रही है, 1920 की हो रही है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जो हैं ये आपके स्वतंत्रता के बाद काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये आपका पहले काम कर रहा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में सरकार की भूमिका, किसकी, सरकार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, आंसर बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो एक चीज हमेशा आप याद रखो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इनमें से आप देखोगे मेल नहीं खाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं नहीं है, सत्य है, असत्य है, ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, काफी ध्यान से पढ़ें और क्या पूछा गया है वो हमें बताएं। इसके अलावा ऊपर आपको देखना है जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अभी तो आपको औद्योगिक संबंध दे रखे हैं, ये औद्योगिक संबंध दे रखा है, लेकिन कहीं पे क्या होगा, जो संबंध हो गए, जो औद्योगिक संहिताएं वगैरह होंगी वो आपकी बदलती रहेगी, जो आपके नियम है, कोड्स हैं, ये सब आपके बदलते रहेंगे। तो उसको भी हमें याद रखना है कि कौन से जो आपका नियम था, कौन सी संहिता थी, उसमें कौन से नियम आपके बताए गए थे। ठीक है, ये सब आपको हमें याद रखना है। और आपको कैसे याद होगा, तो हमारी मैराथन क्लास देख लीजिए या फिर हमारे बैच को परचेस कर लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, फिलहाल हम लोग एमसीक्यू से कवर कर ही रहे हैं, इसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आगे जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी संहिताएं हैं उसमें भी आपके क्वेश्चन आएंगे, कौन सी संहिता में कौन सा सुधार हुआ है, कौन से नियम बने हैं, ये सब हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखते हुए चलेंगे। ऐसी आपकी तब लोग जब 200 एमसीक्यूज करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब आप 200 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन का काफी ज्यादा मजबूत पोर्शन आपका बन जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं और हम लोग आज शुरुआत करेंगे, अभी तक तो ऊपर से देखते हैं, हम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो नीचे से देखते हैं, अभिवृत्ति में बदलाव यानी क्या है, विवाद समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाना। ठीक है, सरकार मध्यस्थ की भूमिका बिल्कुल निभाता है। कभी कभी क्या करता है, एक अपनी एक अधिकारी को भेजता है जो क्या है इन दोनों के विवाद को निपटाए भी। अगला देखिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण करना, बिल्कुल बात ठीक है, सरकार ये काम करती है। अगला देखिए, औद्योगिक संबंध नीति, औद्योगिक शांति का स्थापना और औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करना, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो बचता क्या है, फिर बचता हमारा ए है, कल्याण की अवधारणा, सरकार ने केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय किए हैं। तो यही आपका देखोगे, तो यदि आप इसमें से देखते हो तो इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है, यदि आप देखोगे इसमें से क्या आपको नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा सरकार कभी भेदभाव नहीं करेगी। सरकार क्या करेगी, यदि छोटे बच्चों को दिया है तो बड़े बच्चों, माँ क्या करती है, छोटे बच्चों को जितना प्यार करती है उतना ही बड़े बच्चों को प्यार करेगी। सरकार क्या करेगी, जितना संगठित क्षेत्र के लिए सॉरी जितना संगठित क्षेत्र के लिए करेगी उतना असंगठित क्षेत्र के लिए भी आपको करेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे संगठित क्षेत्र की बात की जाए, केवल संगठित क्षेत्र की बात की जाएगी, इसकी केवल संगठित क्षेत्र की बात की जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, असंगठित क्षेत्र आपका और होगा, क्या होगा आपका असंगठित क्षेत्र।
तो ये आपका इस प्रकार से सही आंसर होगा। यदि आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र होता है तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होगा। यही आपका क्या है? यही आपका सही मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक संबंध के बाहुलवादी क्या है? बहुलवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है? इस पर विचार करिए। चलिए कथनों पर विचार करते हैं। यह दृष्टिकोण संदर्भ क्या है? यह दृष्टिकोण संदर्भ को असामान्य मानता है और मानकर चलता है कि इसे केवल खराब संचार के कारण उत्पन्न होता है। तो ये तो कथन आपका ठीक नहीं है। अगला देखिए, यह प्रबंधन और श्रम संघों को कंपनी के भीतर वैध सत्ता केंद्र मानता है। ये कथन तो आपका ठीक है। अगला देखते हैं, यह मानता है कि प्रबंधन को अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ना कि श्रम विवादों को नियंत्रित करने के लिए। तो जो प्रबंधन है, इसकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, तो उत्पादकता के लिए तो करना ही करना चाहिए, और क्या है आपका जो श्रम विवाद होते हैं उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इसे करना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी बात नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बिल्कुल नियंत्रित करता है। तो यही आपका क्या होगा? केवल आपका 2 का सही आंसर होगा, यानी केवल 2, 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि श्रम कल्याण कार्य नियोक्ता के नैतिक दायित्व का हिस्सा है और उन्हें श्रमिकों के प्रति न्यासधारी क्या है? न्यासधारी यानी ट्रस्टी की भूमिका निभानी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन डी देखोगे, पुलिसिंग सिद्धांत, पुलिसिंग थ्योरी देखोगे तो इसमें आपका कानून की बात की जाती है, ठीक है, तो ये आप गलत होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज देख लो आप, ट्रस्टीशिप थ्योरी, क्या है आपका? ट्रस्टीशिप थ्योरी, और यहाँ पे कैसी बात की जा रही है? ट्रस्टी की तो बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे ही आप मिलान कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा? न्यासधारी सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, ये इसकी भूमिका निभानी चाहिए। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉन डपलप, क्या है? जॉन डपलप के औद्योगिक संबंध प्रणाली के दृष्टिकोण में संदर्भ में के अंतर्गत कौन सा कारक शामिल नहीं है? कौन सा कारक शामिल नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। बाजार या बजटीय अवरोध, प्रौद्योगिकी, सत्ता संबंधों की संरचना, समाज में शक्ति वितरण, क्या है? समाज में शक्ति वितरण। कौन सा इसका सही आंसर होगा? ये हमें बताना है, कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जो जॉन डपलप हैं, इन्होंने औद्योगिक संबंध प्रणाली जब दी थी, तो उन्होंने इस जो औद्योगिक संबंध, इसके कुल कितने घटक दिए हैं? तो कुल 3 घटक दिए हैं। कितने घटक दिए हैं? तो कुल 3 घटक इन्होंने दिए हैं कि इन घटकों के अनुसार ये क्या करेगा? आपका औद्योगिक संबंध प्रणाली आपकी कार्य करेगी। तो देखिए, तो उन्होंने जो पहला बताया था वो आपको बताया था बाजार या बजटीय अवरोध बताया था, दूसरा बताया था प्रौद्योगिकी बताया था, और तीसरा बताया था यदि सत्ता पक्ष है, इनके संबंधों में भी संरचना को बताया था। तो किसके बारे में नहीं बताया? तो समाज में शक्ति के वितरण के बारे में नहीं बताया है, इसलिए सही आंसर क्या हमारा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका सही आंसर होगा? डी इसका सही आंसर होगा। और पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, हिंदी माध्यम में कोर्स है। यदि आप अपने तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हो तो हमारे बैच को परचेस कर सकते हो। कम से कम आप एक काम करिए, ठीक है, आप हमारे ऐप को तो डाउनलोड कर लो। वहां पर आप क्या करोगे, जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो आप हमारे जब बैच को देखोगे तो वहां पर डेमो लेक्चर आपके पड़ेंगे, तो डेमो लेक्चर को हमसे आप देख लो। यदि आपको बैच पसंद आए, कोई थ्योरी पसंद आए, तो आप बैच को परचेस करना अथवा रहने देना, ठीक है। तो मात्र 349 में मिल रहा है, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। आप बैच को परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड यूनियन अधिनियम, क्या है? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन की कौन सी कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है? कौन सी जो है इसको सुरक्षा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूनियन के सदस्य आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल यही बात आपकी ठीक हो, ये आपकी बिल्कुल इन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो बच्चे तो आपकी गलत हो ही जाएंगे फिर। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या है कि पंजीकृत यूनियन को अपने सदस्य को निकालने या भर्ती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बिल्कुल प्रतिबंध होता है, बिल्कुल। देखिए अगला देखिए, पंजीकृत यूनियनों स्वैच्छिक अधिनिर्णय के लिए बाध्य होती है। बिल्कुल बाध्य नहीं होती है, ठीक है, इनके लिए कोई अनिवार्य नहीं है ऐसा काम करना।
और लास्ट कहता है कि यूनियन के पंजीकरण के लिए कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। 100 सदस्य नहीं, केवल कितने, 7 सदस्य होने चाहिए। कितने, 7 सदस्य होने चाहिए। 100 की बात नहीं की गई है, तो ये हमारा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बचेगा हमारा, यही तो बचा हमारा, पहले ही हमने आंसर इसका निकाल लिया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रौद्योगिक विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जांच न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जांच न्यायालय की बात की जा रही है, जांच न्यायालय की बात की जा रही है। चलिए नीचे से देखते हैं, नीचे क्या है हमारा, किसी भी औद्योगिक विवाद को जन्म देने वाले सभी कारणों को स्थायी रूप से हटाना। तो ये आपका जांच जो न्यायालय है, इसके उद्देश्य की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे औद्योगिक विवाद की बात कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, विवाद पर अंतिम बाध्यकारी निर्णय देना। बिल्कुल नहीं, पहले हमें सुनना तो है कि विवाद क्या है, सीधा निर्णय थोड़ी ना देना पे। अगला देखिए, विवाद के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बिल्कुल बात ठीक है, विवाद क्यों हुआ है ये हमें जांचना है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी है, फिर हमें क्या करना है, वही रिपोर्ट हमें सरकार को देनी है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 प्रकार से सही आंसर होगा, और ये आपका स्वतः ही गलत हो जाएगा क्योंकि हमने अपना राइट आंसर ढूंढ लिया है। ठीक है, राइट आंसर यदि हमने ढूंढ लिया है तो ए ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ठीक है, श्रमिकों की सहभागिता के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उद्योगों को सम्मत प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये आपका बताता है अनुच्छेद आपका 43 है। कौन सा बताएगा आपका, 43A। 43A ये आपका बताता है। सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर होगा, सी सही आंसर होगा। अब जैसे देखोगे आप अनुच्छेद 39 है, तो यह किसकी बात करता है, तो ये बात करता है जो श्रमिक हैं उनकी जो आजीविका है उसके बारे में बात करता है। जो श्रमिक है उनकी जो आजीविका है उनके लिए पर्याप्त साधन से मिलने चाहिए। इसके अलावा देखोगे आप अनुच्छेद आप 42 देखते हो, तो कार्य की जो है न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी, कार्य की न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए श्रमिकों के लिए। इसके अलावा ये मातृत्व की बात करता है, जो मातृत्व लाभ है, जो महिला कर्मचारी है उनके मातृत्व लाभ की बात करता है कि यदि कर्मचारी है प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उसको भी मातृत्व लाभ दिया जाएगा, उसको छुट्टियां दी जाएंगी, इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, बोनस वगैरह दिया जाएगा, इसके अलावा उसको अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामूहिक सौदेबाजी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसे बीवी गिरी द्वारा सुझाया गया विवाद समाधान का सबसे अच्छा तरीका बना दिया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला क्या कह रहा है कि यह सरकार या न्यायपालिका को के अनिवार्य हस्तक्षेप को सुनिश्चित करता है। यह विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र का प्रदान करता है। अगला कह रहा है ये श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच द्विपक्षीय समझौते को बढ़ावा देता है, जिससे स्वामित्व की भावना आती है। बिल्कुल यही बात इन्होंने कही थी। सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्लास को अंत करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक संबंध नीति के विकास में सरकार की श्रम कल्याण की भूमिका के तहत कौन सा कार्य प्रमुखता से किया गया, कौन सा कार्य प्रमुखता से किया गया। चलिए देखते हैं। केवल ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को नियंत्रित करना। अगला देखिए, औद्योगिक विवाद में अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप करना और हड़तालों को रोकना। लांगला क्या कह रहा है कि संगठित क्षेत्र के उद्योगों के लिए वेतन बोर्ड का गठन करना। और लास्ट कह रहा है श्रमिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, तो यदि सबसे प्रमुख कार्य किया गया है तो इसमें कार्य किया गया ये संगठित क्षेत्र है, इसके उद्योगों के लिए वेतन बोर्ड का गठन करना, ये सबसे प्रमुख कार्य किया गया है। सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास कर ली है एंड। पुनः बताना चाहूंगा यदि बैच आप देख लीजिएगा, डेमो पसंद आए तो आप परचेस भी कर लीजिएगा। चलिए क्लास को एंड करेंगे, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला पार्ट आएगा। चलिए, थैंक यू।